Navamsha is the main divisional chart for marriage prediction. I'll tell you the exact method to judge married life from Navamsha, and not only that, I'll also discuss couple of charts to explain the principles. So, watch the video till end. दोस्तों नमस्कार, मैं देवराज और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोलॉजी लवर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि नवांश कुंडली को कैसे देखेंगे, उसका जो 12 हाउसेज है उनके सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, उनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चल सकता है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज बात करेंगे कि नवांश कुंडली से मैरिज कैसे देखेंगे। मैरिज मीन्स मैरिटल लाइफ आपका कैसा रहेगा, हैप्पी रहेगा, अनहैप्पी रहेगा, कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसे रहेगा आपका, उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, नवांश कुंडली बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पर्पस है मैरिज। इसे मैरिज के लिए पर्पस चार्ट भी कहा जाता है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं दो, वो है लगन और दूसरा है 7th हाउस। नवांश के जो लगन है वो आपके मैरिज का डिज़ायर है कि नहीं है वो इंडिकेट करेगा। एंड 7th हाउस, we all know कि 7th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस फॉर रिलेशनशिप एंड मैरिज। तो ये मैरिज, मैरिड लाइफ, मैरिज पार्टनर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैरिड लाइफ हैप्पी होगा कि नहीं होगा, उससे पहले हमें ये जानना है कि मैरिज के लिए कौन कौन से हाउसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि नवांश कुंडली को हमेशा राशि चार्ट के साथ ही देखना चाहिए। नवांश एक डिविजनल चार्ट है और कोई भी डिविजनल चार्ट जो चीज़ राशि चार्ट में इंडिकेटेड नहीं है वो नहीं दे सकता है। अगर राशि चार्ट में मैरिज के रिगार्डिंग कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो छोटा है, कितना ही छोटा क्यों ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नवांश कुंडली में एफ्लिक्शन है या प्रॉब्लम है तो वो नहीं अक्वायर करेगा। बट अगर नवांश कुंडली में प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, और राशि चार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम देगा। तो नवांश कुंडली राशि चार्ट के बाहर जाकर के इंडिपेंडेंटली कोई रिजल्ट नहीं दे सकता है। दैट इज़ वाई नवांश कुंडली शुड ऑलवेज बी जज्ड एंड चेक्ड along with Rashi chart or D1 chart. Now for marriage, the most important houses are 7th house, 8th house, longevity of your marriage, 2nd house, your family and relatives, 4th house, your family happiness. ठीक है? Then comes 6th house, separation, litigation, legal problem. 8th हाउस तो मैंने बात ही कर दिया, ठीक है। तो इनमें से 6th और 8th हाउस जो है ये दोनों नेगेटिव हाउसेज हैं। जब भी ये 7th हाउस या 7th लॉर्ड के साथ या 4th लॉर्ड के साथ या 4th हाउस के साथ रिलेटेड होंगे वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देंगे। अच्छा, कौन कौन से प्लैनेट्स
मैरिड लाइफ के लिए खराब है। सबसे खराब प्लेनेट है मैरिड लाइफ के लिए मार्स और सन, देन राहु। ये तीन सबसे मैलिफिक प्लेनेट हैं, मार्स, सन एंड राहु। उसके बाद केतु, उसके बाद शनि। शनि और केतु मैरिज में लेट कर सकते हैं, मैरिड लाइफ में फ्रिक्शन ला सकते हैं, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, रिलेशनशिप में कोल्डनेस ला सकते हैं। बट जो सेपरेशन होता है या डाइवोर्स होता है वो जनरली नहीं देते हैं अगर दूसरे किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस और नहीं हो तो। बट मार्स, सन एंड राहु कैन गिव डाइवोर्स एंड सेपरेशन। बेनिफिक प्लैनेट्स जनरली जुपिटर, मून, वेनस, ये सब 7th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ये सब अच्छे प्लैनेट्स हैं। बट इनका लॉर्डशिप बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। अगर जुपिटर 6th लॉर्ड है, अगर जुपिटर 8th लॉर्ड है एंड इट इज रिलेटेड विथ 7th हाउस और 7th लॉर्ड और 4th हाउस, 4th लॉर्ड, then it can give problem in your marriage, right? तो लॉर्डशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक बेनिफिक प्लैनेट सपोज जुपिटर, वो 6th लॉर्ड है एंड इट इज प्लेस्ड इन 7th हाउस, तो ये प्रॉब्लम देगा। बट इस केस में क्या होगा कि क्योंकि जुपिटर एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है, तो ये अगर मार्स किसी का 6th लॉर्ड होकर 7th हाउस में आता है तो जिस तरीके से ड्रास्टिकली वो रिलेशनशिप को ब्रेक कर देगा उस तरीके से नहीं करेगा। In case of Jupiter, there will be a room for adjustment. अगर कपल एडजस्ट कर सकते हैं, अगर कपल ट्राई करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो दे कैन सेव द मैरिज। बट वही अगर मैलेफिक प्लैनेट लाइक मार्स, सन वो आ जाते हैं 7th हाउस में, तो उसमें वो रूम ही नहीं छोड़ते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस। तो अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन 7th हाउस और 7th लॉर्ड विथ 8th लॉर्ड और 6th लॉर्ड। यहां पे रिलेशनशिप मतलब अगर 7th लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड है या 8th लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है या 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड कंजंक्ट है या 7th लॉर्ड या 8th लॉर्ड में म्यूचुअल एस्पेक्ट है या 7th लॉर्ड या 8th लॉर्ड साइन एक्सचेंज है या 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड में नक्षत्र एक्सचेंज है और 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड के स्टार में है, तो वो मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। 7th लॉर्ड ऑफ राशि चार्ट should not be debilitated or afflicted by malefic planet like Rahu, Ketu in नवांशा। आपके राशि चार्ट के जो 7th लॉर्ड हैं वो नवांश कुंडली में डेबिलिटेटेड नहीं होने चाहिए, राहु केतु के द्वारा एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए।
right? Then the seventh lord or seventh house of D1 chart should not be related with sixth lord or sixth house. अब रिलेटेड का मतलब वही है जो मैंने बताया कि सिक्स्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड का कंजंक्शन, सिक्स्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड इन म्यूचुअल एस्पेक्ट, सेवेंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस और सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड में नक्षत्र एक्सचेंज एट्सेट्रा. तो these combinations should not be present in D1 chart. Similarly, in D9 chart, seventh house should not be occupied by malefic planet like Mars, Sun, etc. Rahu. Seventh lord of Navamsha should not be connected with sixth lord of Navamsha or eighth lord of Navamsha. Seventh lord of Navamsha should not be placed in sixth house or eighth house of Navamsha. The fourth house of Navamsha also indicates the happiness from marriage. The fourth house of Navamsha should also be free from afflictions. अगर नवांश कुंडली के 8th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स जैसे जुपिटर या मून या वेनस होते हैं तो वो मैरिज के सस्टेनेंस में बहुत हेल्प करते हैं. अगर 11th लॉर्ड नवांश कुंडली के 11th लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है तो in case of any difficulty or any problem, the couple will be able to resolve the differences. वो उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे और मैरिज ब्रेक नहीं होगा. राइट. नवांश कुंडली के जो लगन है उनका जो मालिक है वो डेबिलिटेटेड नहीं होने चाहिए. वो मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट नहीं होने चाहिए. जो 7th लॉर्ड है राशि चार्ट के वो अगर अच्छे नवांश में जैसे बेनिफिक प्लैनेट्स का जो नवांश होता है जैसे सजिटेरियस, पाइसेस, इन नवांश में प्रेजेंट हैं तो वो अच्छा होता है. मैरिज के जो सिग्निफिकेटर है वो है वेनस. तो नवांश कुंडली में वेनस का पोजीशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर वेनस स्कॉर्पियो नवांश में है या जेमिनी नवांश में है तो बहुत बार देखा गया है कि इस तरह का प्लेसमेंट्स जो है वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है. वेनस शुड नॉट बी एफ्लिक्टेड बाय केतु. वेनस शुड नॉट बी डेबिलिटेटेड इन नवांशा. ठीक है. डुअल साइन जैसे सजिटेरियस, जेमिनी, पाइसेस, वार्गो, इनमें वेनस का प्लेसमेंट नवांश कुंडली में
अच्छा नहीं माना गया है रिगार्डिंग रिलेशनशिप, क्योंकि वेनस इज द आर्ज ऑफ लव। तो इन सब हाउसेस में क्या होता है कि वो लव रोमांस इसका आर्ज को बढ़ा देते हैं, और ड्यू टू दैट सम टाइम रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। स्कॉर्पियो क्योंकि एक कार्मिक साइन है, एंड स्कॉर्पियो में वेनस हमारे अंदर, और नेचुरल जोडियक के वो 8th हाउस भी है, तो स्कॉर्पियो में वेनस हमारे अंदर लव रोमांस पैशन इन सब को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वी नेवर फील सेटिस्फाइड इन द मैरिड रिलेशनशिप। तो बहुत बार देखा गया है कि वेनस का एक पोजीशन के लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाते हैं। वेनस इन जेमिनी, स्कॉर्पियो और पाइसेस अगर किसी तरीके से मार्स या राहु के द्वारा एफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। सो वेनस शुड ऑलवेज बी एफ्लिक्शन फ्री इन नवांश कुंडली। तो अगर आपके राशि चार्ट में प्रॉब्लम है बट नवांश कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये मान सकते हैं कि आफ्टर मैरिज देयर विल बी सम प्रॉब्लम, बट वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मगर अगर राशि चार्ट, D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों में ही प्रॉब्लम है, तो हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना मुश्किल है। इन केसेस में अगर हॉरोस्कोप मैचिंग किया जाए कि एक के कुंडली में प्रॉब्लम है और दूसरे के में नहीं है, तो मैरिज लाइफ टू सम एक्सटेंट बेटर हो सकते हैं। नाउ लेट्स चेक couple of charts to see how the principles works. This is a chart of a girl. ये सिंह लगन की कुंडली है, and the first thing we notice that the 7th lord Saturn is retrograde. This एक चीज हमें याद रखना है कि रेट्रोगेड प्लैनेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट रेट्रोगेड प्लैनेट्स आर नॉट वेरी हैप्पी, और वो अशांत होते हैं, क्योंकि रेट्रोगेशन का मतलब है कोई अनफुलफिल्ड कर्मा। तो यहाँ पे 7th लॉर्ड जो है वो रेट्रोगेड है। द सेकेंड हाउस, जो सेकेंड हाउस में मार्स और सैटर्न दोनों प्लैनेट का एफ्लिक्शन प्रेजेंट है। 8th हाउस में मगर एग्जॉल्टेड वेनस है। तो इस चार्ट में क्योंकि सेकेंड हाउस में मार्स और सैटर्न का एफ्लिक्शन है, 7th लॉर्ड सैटर्न खुद भी रिट्रोगेड है, तो राशि चार्ट में तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि नवांश कुंडली में भी एफ्लिक्शन है कि नहीं है। देखिए, नवांश कुंडली का भी 7th हाउस जो है वो केतु ऑक्युपाई करके रखा हुआ है।
नवांश कुंडली का 6th लॉर्ड मरकरी लगन में बैठा है एंड इट इज एस्पेक्टिंग द 7th हाउस, तो एफ्लिक्शन इज प्रेजेंट इन नवांशा ऑल्सो. मार्स which is 8th lord of Navamsha is aspecting the 7th house of Navamsha. तो क्योंकि राशि चार्ट में भी एफ्लिक्शन है और नवांश कुंडली में भी एफ्लिक्शन है, तो दिस गर्ल इज स्टेइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड. पर क्योंकि इसके 8th भाव में एग्जॉल्टेड वेनस है, तो डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है. अब एक और कुंडली एनालिसिस करते हैं. ये मेष लगन की कुंडली है और एक मेल नेटिव की कुंडली है. तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि 2nd हाउस में केतु है, 8th हाउस में राहु है. तो 2-8 एक्सिस जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली के होते हैं, दैट इज एफ्लिक्टेड बाय राहु एंड केतु. द 7th लॉर्ड वेनस एफ्लिक्टेड बाय सैटर्न. और वेनस जो है वो राहु के स्टार में है. यहां पे राहु 8th हाउस में बैठा है, तो 7th लॉर्ड के साथ 8th हाउस का एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है. फिर इनके नवांश में आते हैं, तो इनके नवांश में भी 7th हाउस इज ऑक्युपाइड बाय मार्स. और जैसे मैंने बताया है कि मार्स इज द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट फॉर conjugal happiness. Not only that, 6th lord Venus is in Navamsha Lagna and it is aspecting the 7th house. This guy is also staying separated from his wife. But एक चीज नोटिस कीजिए कि नवांश कुंडली में 7th लॉर्ड मरकरी 7th हाउस में बैठा है और नवांश के जो लगन के जो मालिक हैं जुपिटर, वो भी लगन में अपने हाउस में बैठा है. तो इसके वजह से दो दे आर सेपरेटेड बट स्टिल लीगल डाइवोर्स हैज नॉट ऑकर्ड. आई होप कि आपको इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझ आ गया होगा कि मैलिफिक प्लैनेट्स और मैलिफिक इन्फ्लुएंस किस तरह से काम करते हैं और कैसे हमारे मैरिड लाइफ को रूइन कर सकते हैं. इसके बाद बात करेंगे. एक चीज और है कि अगर 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, 7th हाउस में मार्स है, राहु है, मेलिफिक प्लैनेट्स और भी हैं, 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, बट 7th लॉर्ड अगर एफ्लिक्शन नहीं है और अच्छे डिग्निटी में है, मान लीजिए कि नवांश के 7th हाउस में मार्स है या राहु है, बट 7th लॉर्ड जो है वो एक्सॉल्टेशन साइन में बैठे हैं, फ्री फ्रॉम ऑल एफ्लिक्शंस, तो उस केस में वो मैरिड लाइफ को सेव कर देंगे. उस तरह के सिचुएशंस में अगर 7th लॉर्ड 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है या उसके ट्राइन में है, तो भी वो डिफरेंसेस जो है, डिफिकल्टीज जो है, उसको बहुत हद तक कम कर देंगे.
सिमिलरली अगर 7th हाउस फ्री फ्रॉम एफ्लिक्शन है, वहाँ पे एक अच्छा प्लेनेट बैठा है, बट 7th लॉर्ड जो है वो एफ्लिक्टेड है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बट प्रॉब्लम्स बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। अगर 7th हाउस और 7th लॉर्ड दोनों ही एफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैरिज पार्टनर जो है वो कैसे होंगे और क्या उसके डिटेल्स, वो हम इसके बाद बात करेंगे। आई होप कि आपको का वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।